लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 18 जो कि यहाँ पे रहेगी बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स हमारा क्या होता है, इसको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। देखिए सब्जेक्ट है फार्मेसी लाइंड एथिक्स और इसके अंदर जो यूनिट 18 है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे हमारा जो बायोएथिक्स होता है इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे। सेकंड हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री। थर्ड हम देखेंगे कुछ इसके प्रिंसिपल्स और इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ICMRS। और देखिए इसी के अंदर ना हमारा जो बाकी का बचा हुआ सिलेबस है ये भी कवर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब हो सकता है ये जो यूनिट है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हार्ड लगे, जैसे इसका नाम है बायोएथिक्स, लेकिन यकीन मानिए आप लेक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिए बिना स्किप किए। एक एक पॉइंट हम आपको इस तरह समझाएंगे जिससे एक भी डाउट आपका ना रहे और अच्छे से आप समझते हैं तो एग्जाम में आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। और चैनल पर आपने है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। फर्स्ट ये जो हमारा बायो इथिक्स है इस नाम को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए इसको हम 2 जगह डिवाइड करते हैं, बायो प्लस एथिक्स। बायो का मतलब होता है जीव, और जीव जहाँ पे हमारा आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चलती है, इसमें हमारी ह्यूमन हेल्थ आ जाती है, साथ में एनिमल हेल्थ भी इसमें आ जाती है। और यहाँ पे एथिक्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे नैतिकता। तो कहने का मतलब है हमारी जो यहाँ पे बायो है, मतलब कुछ हमारे बायो फील्ड है यहाँ पे, जिनमें क्या है कुछ हमारी यहाँ पे इथिक्स वगैरह जो यहाँ पे हमें अपनाने होते हैं। कुल मिला के क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमारी दी हुई हैं, जिनको यहाँ पे हम कहते हैं बायो इथिक्स, जो कि हमें कुछ जीव फील्ड में यहाँ पे अप्लाई करनी है। किस तरह से हमारा क्या है कुछ ये हम देख लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में। Bioethics is the study of ethical, social, and legal issues that arise in biomedicine and biomedical research and biotechnology। तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं बायोइथिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ इथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज। हमारे कुछ इथिकल, सोशल मतलब सोसाइटी में, साथ में कुछ हमारे लीगल इश्यूज हैं जो कि दैट अराइज इन बायोमेडिसिन, जो कि यहाँ पे हमारे बढ़ रहे हैं बायोमेडिसिन में, बायोमेडिकल रिसर्च में और बायोटेक्नोलॉजी। इस पूरी यूनिट के अंदर जो मेन चीज हमें समझनी है ना वो हमारे इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पूरी यूनिट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे सोशल लीगल हमारे इश्यूज हैं, इथिकल इश्यूज, जो कि हमारा फर्स्ट फील्ड है यहाँ पे हमारा बायोमेडिसन। बायोमेडिसन हमारा क्या होता है भाई, तो बायोमेडिसन हमारा एक ऐसा फील्ड है, मतलब सीधा हम कह सकते हैं बायोमेडिसन को, जैसे क्या होता है ह्यूमन हेल्थ भी कुछ तरह तरह की बीमारियां वगैरह होती रहती है, उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिसिन का यूज करके, हमारी बायोमेडिसन होती है, जिनको हम कहते हैं टेबलेट्स, कैप्सूल, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं। तो इस फील्ड में हमारी कुछ यहाँ पे लीगल इश्यूज जो हमारे आ रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू, तो यहाँ पे ना कुछ हमारी जो डिग्निटी, एक तरह से जो व्यवहार मर्यादा है उसमें रह के नहीं किया जा रहा था, मतलब गलत व्यवहार यहाँ पे पेशेंट्स के साथ किया जा रहा था। और इस तरह सीधा हम कह सकते हैं जो ट्रीटमेंट है ना जो एक तरह से देना चाहिए वहाँ पे नहीं दिया जा रहा था। सेकंड यहाँ पे बायोमेडिकल रिसर्च, इसका क्या मतलब है, देखिए क्या होता है जैसे ह्यूमन हेल्थ है, इंसान है, जानवर है, एनिमल, तो इनमें टाइम टू टाइम हमारी नई नई बीमारियां आती रहती हैं। तो क्या होता है बायोमेडिकल रिसर्च में हम इनको दूर करने के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट रोकने के लिए कुछ हम बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या होता है ना, हम एनिमल और ह्यूमन पे रिसर्च को कर लेते हैं जो कि हमारी इलीगल होती है, मतलब गलत तरीके से कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आगे इसकी हिस्ट्री में हम देखेंगे, जैसे एक इंसान है, अब उसमें क्या है, उसको कोई बीमारी है, तो आपको फर्स्ट यहाँ पे आपका फर्ज क्या बनता है, उसको ट्रीट करना। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायोमेडिकल रिसर्च के चक्कर में जो उसकी हेल्थ है उसके साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं जो बीमारी है किस तरह से पूरी बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही है, फाइनली कैसे इंसान की डेथ हो रही है। तो आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बायोमेडिकल रिसर्च के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, बीमारी को बढ़ने दे रहे हैं और पूरा प्रोग्रेशन आप रिसर्च कर रहे हैं इंसान के ऊपर। तो ये क्या हमारे लीगल इश्यूज है जो कि इस फील्ड में हमारा आया। सेकंड यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हमारा क्या होता है, ये पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्रिएशन करने के लिए, सीधा देखने को उत्पादों वगैरह की क्या है कि मतलब इनको न्यू न्यू लाने के लिए क्या होता है, एनिमल्स पे, जीवों पे, इंसानों पे कुछ गलत तरीके से क्या होता है एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं इसमें। तो इन चीज़ों को लेके भी कुछ हमारे इश्यूज आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, बायो इथिक्स लाया, जिसको हम कहते हैं जैव नैतिकता। और इसमें क्या है कुछ हमारे लीगल इश्यूज वगैरह जो आ रहे थे इन तीनों यहाँ पे फील्ड में, इनको देखते हुए कुछ रूल्स रेगुलेशन हमारे दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे बायोमेडिसिन, मतलब पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी, डिग्निटी मर्यादा के साथ में ट्रीटमेंट किया जाएगा किसी पेशेंट का। बायोमेडिकल रिसर्च अगर की जा रही है तो किसी इंसान के जो ऑर्गन है, गलत ऑर्गन निकाल के उन पे मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे। जो ज़िंदा इंसान है उन पर, ना कि उनकी बॉडी पे कुछ खाली अपने रिसर्च के लिए कुछ गलत मिसबिहेव वहाँ पे उनके किसी ऑर्गन के साथ नहीं किया जाएगा। या नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी उत्पादों के लिए यहाँ पे गलत तरीके से मतलब ये चीज़ें नहीं की जाएंगी। तो ये हमारा हो गया।
नेक्स्ट है इसमें बायोएथिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन द न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्निक्स इन रिलेशन टू ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। देखिए वही चीजें जो अभी हमने आपको इसमें बताई। बायोएथिक्स हमारा इंक्लूड करता है द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट, मतलब ये जो हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं बायोमेडिसिन है बायोटेक्नोलॉजी, तो व्हाट इज राइट, क्या हमारा राइट है और क्या हमारा रॉन्ग है इन न्यू डिस्कवरीज। न्यू डिस्कवरी हमारी कब हो रही है, जब हम मेडिकल रिसर्च में गलत तरीके से न्यू डिस्कवरी के लिए यहाँ पे हम कोई चीज गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं इंसान के कोई भी ऑर्गन, तो वो हमारा नहीं करना है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। साथ में न्यू टेक्निक्स, यहाँ पे बात आ गई बायोटेक्नोलॉजी की, इन रिलेशन टू ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, जो ह्यूमन की लाइफ है उसकी हेल्थ है, तो उसके रिलेशन में क्या राइट है, क्या आप कर सकते हैं क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये स्टडी हमारी इंक्लूड करती है बायोएथिक्स की। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें बायोएथिक्स इंक्लूड्स मेडिकल एथिक्स विच फोकसेस ऑन इश्यूज इन हेल्थ केयर। एक तरह से बायोएथिक्स जो है हमारे यहाँ पे ये इंक्लूड करता है यहाँ पे मेडिकल एथिक्स, जो हमारा मेडिकल एथिक्स है मेडिकल फील्ड है, तो इसमें क्या एथिक्स हमें अपनाने हैं जो कि हमारे फोकस करते हैं डायरेक्टली इश्यूज इन हेल्थ केयर। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर यहाँ पे सीधा हमारी कुछ सर्विसेज दे जा रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उन पे सीधा ये फोकस करते हैं। तो इंश्योर एक तरह से इंश्योर करने के लिए दैट दीज इश्यूज आर एड्रेसेस इन ए वे दैट इज रेस्पेक्टफुल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्विटी। सीधा कहने का मतलब है इंश्योर करते हैं दैट दीज इश्यूज आर एड्रेसेस इन ए वे, मतलब जिस वे में ये हमारे जो इश्यूज है ये एड्रेसेस किए जा रहे हैं, ये पता लगाए जा रहे हैं, दैट इज रेस्पेक्टफुल, ये हमारे जो इश्यूज है ये हमारे नहीं होने चाहिए और ये एक तरह से रेस्पेक्टफुल होने चाहिए यहाँ पे ह्यूमन के लिए, मतलब उसको जो ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू, तो यहाँ पे मर्यादा के साथ में देना चाहिए। जो जेंडर इक्वलिटी है वो यहाँ पे नहीं देखनी चाहिए, उनको मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, साथ में प्रमोट करना चाहिए जस्टिस, मतलब न्याय करना चाहिए उनके साथ में, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। साथ में यहाँ पे इक्विटी मतलब निष्पक्षता यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। हमारी जो बायो इथिक्स है ना, इसकी जो हिस्ट्री है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई डाउट अभी भी इसमें रहा होगा ना, वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। बायो इथिक्स इमर्ज्ड इन द लेट 1960 एंड अर्ली 1970। हमारी जो यहाँ पे बायो इथिक्स है यहाँ पे इमर्ज्ड, देखिए इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी इसको लाया गया था, या ये हमारा प्रकट हुआ था इन द लेट 1960, 1960 के लास्ट में हम कह सकते हैं, या अर्ली 1970 के स्टार्टिंग में। और ये जो हमारा लाया गया था, तो किस लिए यहाँ पे लाया गया था, एज ए रिस्पॉन्स, मतलब एक रिस्पॉन्स की तरह लाया गया था टू ए, इसके लिए एक सीरीज ऑफ ए हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बायोमेडिकल रिसर्च। हमने अभी आपको बताया हमारी जो मेडिसिन है साथ में बायोमेडिकल रिसर्च है। देखिए इनके अंदर ना कुछ हमारी हाई प्रोफाइल की कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। अभी कंट्रोवर्सीज हमारी क्या थी, यही हमें यहाँ पे देखना है। इसमें हमारी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम की हम बात करें तो क्या होता था, जैसे कुछ हमारे कैदी वगैरह होते थे, उनके ऑर्गन निकाल के जिंदा इंसानों पर कुछ हमारी रिसर्च वगैरह की जाती रहती थी। तो हमारी बहुत सारी यहाँ पे रिसर्च है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट फेमस कंट्रोवर्सी, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ऑफ दिस कंट्रोवर्सीज, ये जो हमारी कंट्रोवर्सीज है इनमें से हमारी सबसे ज्यादा जाने वाली एक कंट्रोवर्सीज है वाज द टस्केगी सिफिलिस स्टडी। ये हमारी एक स्टडी है यहाँ पे इन विच, जिसके अंदर अमेरिकन अफ्रीकन मैन विद सिफिलिस, इसके अंदर क्या था, कुछ हमारे अफ्रीकन और अमेरिकन मैन थे विद सिफिलिस, जिनको क्या था, सिफिलिस बीमारी थी। सिफिलिस क्या है, यहाँ पे एक हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि फार्माकोथेराप्यूटिक में हमने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। वन लेफ्ट अनट्रीटेड सो दैट रिसर्चर्स कुड स्टडी द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। देखिए क्या था, जैसे हमारी कंट्रोवर्सी है, इसमें हमारी मोस्ट यहाँ पे जानने वाली हमारी कंट्रोवर्सी है टस्केगी सिफिलिस स्टडी। इसमें क्या था, कुछ हमारे अफ्रीकन मैन थे, कुछ हमारे अमेरिकन मैन थे, वहाँ के लोग थे। अब इनको क्या था, यहाँ पे सिफिलिस जो बीमारी है ये इनको थी। अब क्या होता है, जैसे किसी को बीमारी होती है तो फर्स्ट क्या होता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा देखा गया था, वन लेफ्ट अनट्रीटेड, इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अनट्रीटेड इनको छोड़ दिया गया। सो दैट मतलब ये अनट्रीटेड छोड़ा किस लिए गया था, दैट रिसर्चर, यहाँ पे जो हमारे कुछ रिसर्चर लोग थे जो रिसर्च वगैरह करते हैं, कुड स्टडी द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। जैसे यहाँ पे जो सिफिलिस है, तो रिसर्चर यहाँ पे क्या देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो एक प्रोग्रेशन होता है सिफिलिस डिसीज का इंसानों के अंदर, तो किस तरह से ये होता है। जैसे कुछ हमारी डिसीज होती है, उनकी कुछ स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, हमारी लास्ट स्टेज होती है। इस तरह से यहाँ पे रिसर्चर देखना चाह रहे थे जो सिफिलिस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो ये इंसान में किस तरह से फैलते, किस तरह से इसका प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, ज्यादा कम से ज्यादा पूरी बढ़ती है। जैसे फार्माकोथेराप्यूटिक में हमने आपको पढ़ाया था वहाँ पे पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, स्टार्टिंग से जब कोई एजेंट किसी की बॉडी में एंटर करता है, फाइनली मतलब लास्ट स्टेज तक जाता है। तो यही प्रोग्रेशन यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे। अब ये क्या था, हमारी कंट्रोवर्सी थी।
जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपका कोई भी फैमिली का एक मेंबर है, जैसे 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई बीमार हो जाता है, सीरियस कंडीशन है, वो उसको लेके जाता है किसी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल वाला क्या करता है, आप कहते हैं कि सर डॉक्टर साहब ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको कोई बीमारी हो गई। वहाँ पे डॉक्टर अगर आपसे कहे कि चलिए ये जो बीमारी है हम देखते हैं पहले किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। अब ये फर्स्ट स्टेज है लेकिन इसकी लास्ट स्टेज तक हम इसको जाने देते हैं, पहले हम स्टडी करते हैं, बीमारी बढ़ किस तरीके से रही है। तो आपको क्या होगा, अब जो नए ज़माने के लड़के हैं वो तो कान के नीचे हो सकता है रख दें एक उसके, क्योंकि कितनी भी रिस्पेक्ट हो किसी के लिए, लेकिन जब आपका कोई भाई है इस तरह से कोई बात कर रहा है, तो एक तरह से क्या ये इल्लीगल है। मतलब ये चीज़ नहीं की जाती। इंडिया की हम बात करें, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे ये हमारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। तो इन्हीं चीज़ों को कुछ और हमारी कंट्रोवर्सीज़ थी। तो इनको देखते हुए यहाँ पे क्या था, हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया से अलग भी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रूल्स रेगुलेशन बायो एथिक्स को यहाँ पे लाया गया, जो कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बायोमेडिकल जो फील्ड हमारा हो गया, इसकी रिसर्च वगैरह या मेडिसिन फील्ड हो गया, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है लोगों को फेयर तरीके से दिया जाए, ये सारी रूल्स रेगुलेशन इसमें हमारी लाई गई। तो आई थिंक जो हिस्ट्री है इसमें सीधा हम कह सकते हैं हमारी लाई गई थी, कुछ हमारी कंट्रोवर्सी जैसे ये है, और भी हमारी थी जहाँ पे कुछ रिसर्च यहाँ पे इंसानों पे की जा रही थी लीगल तरीके से, सिर्फ यहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एथिक्स। ये जो हमारी रूल्स रेगुलेशन आई थी, तो इनमें इसके सिद्धांत इसके क्या रखे गए बायो एथिक्स के। The principles of bioethics are based on the ethical consideration that arise in the practice of medicine and biomedical research। कहने का मतलब है जो हमारे प्रिंसिपल्स बायो एथिक्स के हमारे बेस्ड हैं किस पे, इथिकल कंसिडरेशन। जो एक तरह से इथिकल इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिस है मेडिसिन की, बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह की इन फील्ड में जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनको देखते हुए इनका कंसिडरेशन करते हुए यहाँ पे हमारे कुछ बेस्ड थे यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं दी 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एथिक्स आर। हमारे जो यहाँ पे बायो एथिक्स है इसके मेन हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, जो पर्सन है इंसान है उनकी रेस्पेक्ट करना, उनके लिए रेस्पेक्ट। जैसे कि दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द इंडिविजुअल्स बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। जैसे हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट डिग्निटी मतलब मर्यादा के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में हमारे ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको मेडिकेशंस वगैरह ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन एक एहसान की तरह दे रहे हैं, जिससे आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। देखिए आप डॉक्टर हैं, आपका फर्ज बनता है, जैसे प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपने मुंह मांगे पैसे लेते हैं वो लोग। अच्छा जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यहाँ पे हम बात करें, वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, मस्ती से मौज की काट रहे हैं, तो मिल गई है जॉब उनको, तो इस तरह से होता है ना, जॉब मिलने के बाद में वो भूल जाते हैं कि क्या उनको करना है। कुछ होते हैं हमारे अच्छे डॉक्टर, सब पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो यहाँ पे बायो एथिक्स बताता है कि यहाँ पे डिग्निटी मर्यादा के साथ में और रेस्पेक्ट के साथ में आप किसी भी इंडिविजुअल जो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दीजिए। सेकंड है यहाँ पे बेनिफिसेंस, तो ये हमारा क्या होता है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर पेशेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पे जो बेनिफिसेंस है इसको सीधा हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट देना पेशेंट को, या हम कह सकते हैं एहसास, मतलब एहसान करना। जैसे आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए अच्छे से, जैसे यहाँ पे सीधा है जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे चलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हम बात कर लेते हैं। प्राइवेट वाले क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिल रहा है, जितना अच्छे से इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना पैसा मिलेगा। अच्छा गवर्नमेंट में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कुछ पेशेंट्स आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, ठीक है आप गए हैं, तो वहाँ पे क्या डॉक्टर को आपने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे फ़ीवर हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने सीधा क्या किया, आप में इंटरेस्ट तो दिखाया नहीं, 2-4 टेबलेट आपको लिख दी, पेपर लिया, उस पे लिख दी और आपको दे दिया। तो ठीक है, आप चले गए, अब उससे कोई इफ़ेक्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, अगर वो फ़ीवर आपको बता रहा है, तो सबसे पहले देखिए पूरी फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कि फ्री होती है। आप या प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई भी आप पहले जाँच कराइए कि उस पेशेंट को क्या है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, भई कुछ भी निकल सकता है। तो जैसी बीमारी है उसी के हिसाब से आप उसको दवाई लेंगे। जैसे टाइफाइड की दवाई हमारी अलग होती है, मलेरिया की अलग होती है, डेंगू की अलग होती है। उस हिसाब से आप पेशेंट में बेस्ट इंटरेस्ट दिखाइए जिससे कि उसको वहाँ पे फ़ायदा मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नॉन मैलिफिसेंस, तो इसमें कह सकते हैं दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अवॉइड कॉजिंग हार्म टू देयर पेशेंट्स। कभी-कभी क्या होता है जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं हाई डोज़ लिख देते हैं या गलत इंजेक्शंस वगैरह लगा देते हैं। वही वाली बात कि इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो उनको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उसको मतलब हार्म उसको नहीं पहुँचाना चाहिए, उसको अच्छे से वहाँ पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 हमारा जस्टिस, मतलब कि इंसाफ। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द हेल्थ केयर रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली।
सीधे यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि सारे एग्जाम्पल ना वहीं पे सेट हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो सारी चीज़ें मोस्टली वहीं देखने को मिलती हैं। क्या होता है हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि इसमें सीधा कहा गया है, ये हमारा जो प्रिंसिपल है इसमें रिपेयर हुआ है दैट दी हमारी जो हेल्थ केयर हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का सीधा मतलब है जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है पब्लिक को, मतलब पेशेंट्स वगैरह को, पर्सन को देने के लिए। ये जो हमारे रिसोर्सेज है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए सब में फेयरली, निष्पक्षता के साथ में। देख लेते हैं ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आईसीएमआरएस। हमारा जो आईसीएमआरएस है इसका हमें ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे देखना है। ब्रीफ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना शॉर्ट भी नहीं देखेंगे जिससे आपको समझ में ना आए। आपके एग्जाम में जिस तरह से आता है, इस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पूरे मार्क्स मिल सके, उस तरह से हम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो आईसीएमआरएस है, ये हमारा क्या होता है, जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी हमारे यहाँ पर आईसीएमआरएस होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ICMR is the research organization in India and it develops the national ethical guidelines for biomedical and health research। अब जैसे पीछे हम देख रहे थे, हमारे जो बायो इथिक्स आया तो किस लिए आया, हमारे जो बायोमेडिकल और हमारे जो कुछ हेल्थ रिसर्च है, इनमें कुछ हमारे लीगल इश्यूज थे, सोशल लीगल इश्यूज, जिनको देखते हुए हमारी आई थी। तो हमारे जो यहाँ पर ICMR है, हमारी ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलप्स करती है, कुछ इनने गाइडलाइंस वगैरह बनाई हुई हैं, नेशनल इथिकल गाइडलाइंस, मतलब नेशनल लेवल पे, किस लिए, फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। ये जो हमारा बायोमेडिकल फील्ड है, हमारी हेल्थ रिसर्च जो हमारी टाइम टू टाइम की जाती रहती है, इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह ना आए, मतलब लीगल तरीके से कैसे यहाँ पे करना है, उसके लिए हमारे कुछ गाइडलाइंस है। जैसे सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस गाइडलाइंस, ये जो हमारी ICMR ने गाइडलाइंस दी हैं, दिस गाइडलाइंस प्रोवाइड गाइडेंस टू रिसर्चर्स, क्लिनिकल कमिटीज ऑन द इथिकल कंडक्ट ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। ये हमारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती हैं, गाइडेंस किसको, हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, जैसे बायोमेडिकल रिसर्च हमारी होती है, उसमें हमारे कुछ रिसर्चर्स होते हैं, लोग होते हैं भाई, इंसान होते हैं, वही रिसर्चर होते हैं। तो और यहाँ पे हमारे जो एथिकल कमिटीज है उनको ऑन दी एथिकल कंडक्ट ऑफ बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च। हमारी जो बायोमेडिकल फील्ड है ये जो है, साथ में हेल्थ रिसर्च है, तो यहाँ पे इथिकल तरीके से कैसे इनको कंडक्ट किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कराती है हमारी जो गाइडलाइंस होती हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए पॉइंट हो सकता है डायरेक्टली आपको समझ में ना आए, जैसे क्या होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्थ रिसर्च करनी है। हेल्थ रिसर्च हम किस पे करेंगे, देखिए सीधा जैसे हम इंसान पे करें, ठीक है ना। एक तो होता है मतलब गलत तरीके से इलीगल, उसके कोई पार्ट निकाल ली या उसको कोई बीमारी हम देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रही है, वो नहीं। जैसे कोई बीमारी वगैरह और हम देखना चाह रहे हैं किसी मतलब इंसान पे, उसको देखना चाह रहे हैं, कोई पेशेंट है जिसको पहले से कोई बीमारी है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे इस रिसर्च में। तो इसमें क्या करना होता है, जो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, क्या इसको बीमारी है, क्या इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब यहाँ पे सीक्रेट वगैरह रखनी होती है, उसकी रजामंदी लेनी होती है, ये सब चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि दे रिक्वायर दैट द कंसेंट process be conducted in a language that the participants must understand। मतलब दे रिक्वायर, ये रिक्वायर होता है दैट की कंसेंट, मतलब कि एक तरह से सहमति, मर्जी, प्रोसेस भी कंडक्टेड। जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है, तो सबसे पहले तो उसकी मर्जी लेनी चाहिए कि वो उसकी मर्जी है इसको कराने में, नहीं मतलब उसकी मर्जी है तो ही वहाँ पे आप उसको मतलब कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसा नहीं है उसकी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पे करें, वो हमारे लिए लीगल हो जाएगा। मतलब इस लैंग्वेज में हमारी बातचीत यहाँ पे पूरी प्रोसेस होनी चाहिए सहमति वाली, जब आप उससे सहमति लें, जो कि उसको पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे समझ में आए। ऐसा नहीं है उसको हिंदी समझ में आती है, आप मराठी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो समझ तो पा नहीं रहा किस तरह की रिसर्च आप करना चाह रहे हैं मतलब उसके साथ में, लेकिन वहाँ पे बस उन्होंने हाँ कर दी, बाद में पता चल रहा है वो मना कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी लैंग्वेज जो उसको समझ में आए, उसकी हाँ मर्ज़ी सहमति लेने के लिए है। ये हो गया। सेकंड यहाँ पे मतलब हमारा 4 यहाँ पे आ जाता है, कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी। ये हमारा क्या होता है, अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिकल एंड हेल्थ रिसर्च। इसका एक हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इज, जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, इज कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियली मतलब प्राइवेसी उसकी वहाँ पे रहनी चाहिए, गोपनीय उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहनी चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, चलिए ठीक है रिसर्च में, लेकिन उसकी जो लोगों को पता चल रहा है भी, हो सकता है उसको ऐसी बीमारी है जिस पर रिसर्च की जा रही है जो लोगों को नहीं बताना चाह रहा, या वो बताना ही नहीं चाह रहा कि इस तरह से मैं इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ हूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी। नेक्स्ट यहाँ पे, रिसर्चर्स मस्ट टेक स्टेप टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन इज kept confidential and that their privacy is respected।
मतलब उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ना वहाँ पे सीक्रेट तरीके से रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, और उसकी प्राइवेसी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई इंसान किसी को नहीं बताना चाह रहा है, तो हम कह रहे हैं, "भई क्यों नहीं बताना चाह रहे? रिसर्च हो चल वगैरह लोग हैं हमारे, इज़्ज़त कीजिए उसकी, क्योंकि जो आपका काम है उसमें वो चलिए ठीक है पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी मर्ज़ी है भई, उसकी अपनी लाइफ़ है। नेक्स्ट यहाँ पे दे मस्ट आल्सो ऑब्टेन पार्टिसिपेंट्स परमिशन बिफोर यूजिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एनी अदर पर्पस। जैसे कुछ बीमारी है उसको और उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको और आप उसको कहीं पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे उसको जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपने उससे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है, सबसे पहले उसको कहीं भी यूज़ करने से पहले उसकी परमिशन लीजिए कि वो उस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो ठीक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं दे रहा है तो आप उसको नहीं कर सकते। लीगल इल्लीगल वाला हमारा मैटर आ जाता है, ये हो गया। अब इसमें हमारी नेक्स्ट यहाँ पे 5 पॉइंट है हमारा रिस्क असेसमेंट, मतलब जो जोखिम है उसका मूल्यांकन। जैसे यहाँ पे जो रिसर्च वगैरह की जा रही है उसमें हमारा पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ह्यूमन इंसान, तो उसके यहाँ पे जो जोखिम उसके हो सकते हैं उसके दौरान, रिसर्च के दौरान, तो उसका यहाँ पे मूल्यांकन करना। जैसे रिस्क असेसमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। तो कहने का मतलब यहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो होता है, मतलब रिस्क का जो जोखिम है उसका मूल्यांकन करना हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च का। यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं भाई वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती है पार्टिसिपेंट्स को, तो आपको पहले बताना होगा ना। ऐसे तो नहीं रिसर्च चल रही बीच में उसको कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पे छोड़ के भाग रहा है, पूरी प्रोसीडर होता है, पैसा लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दी आईसीएमआर गाइडलाइंस, जो हमारी आईसीएमआर यहाँ पे गाइडलाइंस है, रिक्वायर्स दैट द रिस्क असेसमेंट शुड कंडक्ट बाय रिसर्चर बिफोर इनिशिएटिंग एनी रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। मतलब कोई भी ऐसी रिसर्च जो यहाँ पे की जा रही है, हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस बताती है सीधा कि रिक्वायर है भाई, ये जो हमारी रिस्क असेसमेंट है ना, किसी भी जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है ना, एक इंसान है, उस पे यूज करने से पहले आप उसको पहले ही चेक कर लीजिए कि ये कुछ ज्यादा तो वहाँ पे मतलब रिस्क वगैरह उसको नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं और हम इनको पता कर रहे हैं ना, तो उससे ये पता चल जाता है कि ह्यूमन को कितना ज़्यादा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। आपने जो वहाँ पे रिस्क जोखिम है उसका मूल्यांकन कर लिया है, तो उसके बाद ना आप उस पे फिर मतलब कर सकते हैं बाद में। आफ्टर मतलब बिफोर आप चेक करेंगे किस तरह के रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं। आफ्टर आप क्या करेंगे, बाद में एक ह्यूमन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, पता करके कि हाँ कितने रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो इसी के साथ में हमारी जो यूनिट 18 है हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। तरफ से ना पूरी कोशिश की एक-एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने की। अब आपसे एग्ज़ाम में आ रहा है ना, ज़रूरी नहीं है जितना जैसे हमने आपको समझाया वैसे ही आप लिखें। जैसे अगर आपको हेडिंग याद आ रही है उसमें से हाफ आपको याद आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो आप इसको बना के लिख दीजिए। जैसे हमने आपको बताया ना सेम उसी तरह से आप लिख दीजिए। थोड़ा इधर-उधर हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट आगे-पीछे हो जाए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो इतनी सारी कोशिश हम आपके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भई ठीक है आपके लिए यूज़फुल है लेक्चर, आपको हेल्प मिली है, तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं। ये जो हमारी यूनिट है इसके नोट्स और जो पूरा हमारा सब्जेक्ट है पूरा आपका डी फार्मा सेकंड ईयर है या फर्स्ट ईयर का कोई आपका फ्रेंड है, अगर नोट्स चाहिए तो सीधा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मिलते हैं, इंग्लिश में आप ले सकते हैं। अगर हिंदी प्लस इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो नोट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।